हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन के एनसीईआरटी के आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन वाले भाग के सभी वन लाइनर को प्रश्नों को कवर करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें पढ़ेंगे हम लोग मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें फर्स्ट है गोवा की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो वर्ष 1510 में। उसके बाद है पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज की गई थी 1505 में। वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था किसने, तो पुर्तगालियों ने। 1498 में प्रथम यूरोपी था जो अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा था, वो वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा कालीकट में कब आया था, तो 1498 में। 1498 ईस्वी में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने। इसके बाद है भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो फ्रांसिस्को डी आल्मीडा। इसके बाद पढ़ेंगे डच के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदारा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1759 में। इसके बाद है वह यूरोपीय शक्ति जिसने कृष्ण नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम में किला बनाया, तो डच हो जाएगा। इसके बाद है व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में भारत में मछलीपट्टनम ने अपने ठिकाने कहाँ स्थापित किए थे, तो डच। इसके बाद है अंग्रेजों के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष में बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को कब समाप्त कर दिया, तो 1772 ईस्वी में। इसके बाद है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष में बंगाल की दीवानी प्राप्त की 1765 में। इसके बाद है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था वर्ष 1765 में। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया, तो 1761 में। इसके बाद है 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आरकोट यानी आरकाट का युद्ध घेराबंदी में विजयी कौन हुआ था, तो अंग्रेज। उसके बाद है अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने रियासत पर कब्जा कर लिया अवध में। यंडाबू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्षेत्र हड़प लिया गया था असम। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्ष तक शासन किया, तो 200 वर्ष तक। भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की द्वारा अनुमति दी गई थी जहांगीर को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हार्किन को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट के दरबार में भेजा जहांगीर को। इसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्रदान करने के वाला चार्टर इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से वर्ष में प्राप्त किया था, तो 1600। उसके बाद है वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था, तो 1858 ईस्वी में। वाडिवांश के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था, तो फ्रांसीसियों को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। इसके बाद है फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियों ने 1673 ईस्वी में
भारत में अपने ठिकाने कहाँ बनाए तो पांडिचेरी में। फ्रांसीसी यात्रा फ्रांसवा बर्नियर भारत कब आया था तो वर्ष 1656 में। पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़ा गया था तो फ्रांसीसियों के बीच। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर शासन किसका था तो मुगल सम्राट का था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी 1600 एडी में। इसके बाद है प्रथम यूरोपियन जिसने भारत में समुद्र मार्ग खोजा ओ पुर्तगालियों ने भारत में समुद्र मार्ग खोजा। उसके बाद है वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोज था। इसके बाद है भारत का समुद्री रास्ता किसने खोजा तो वास्को डी गामा ने। नीनो दा कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से स्थानांतरित किया गोवा में। पुर्तगाली भारत कब आए थे तो 1498 ईस्वी में। वह पुर्तगाली गवर्नर जिसने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी वो फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा है। इसके बाद है वह मुगल बादशाह जिसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया शाह आलम। वास्को डी गामा का मकबरा भारत के किस स्थान पर स्थित है तो कोच्चि यानी केरल में। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया वर्ष 1612 में। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी कब तो वर्ष 1498 में। इसके बाद है किसके द्वारा 1509 ईस्वी में दीव पर विजय प्राप्त किया गया था तो पुर्तगालियों। उसके बाद है दक्षिण भारत के वह राजा जिसने वर्ष 1441 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था तो मार्तंड वर्मा। इसके बाद है अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह हुआ था वर्ष 1806 में। पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था मछलीपट्टनम। इसके बाद है भारत में काजू का प्रथम परिचय किसने करवाया तो पुर्तगालियों लोगों ने। बक्सर के युद्ध के बाद नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया। ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत कब आया था तो अवध में आया था। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था तो गंगाधर राव से हुआ था। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था तो सिराज उदौला। इसके बाद है श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्ताना और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है वह किस शहर से लगभग 1500 किमी दूरी पर स्थित है तो मैसूर से। इसके बाद है टीपू सुल्ताना कहाँ का शासक था तो मैसूर का था। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी मदद मांगी थी तो टीपू सुल्ताना से मदद मांगी थी। इसके बाद है श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने पराजित किया टीपू सुल्ताना को। अवध का प्रथम नवाब कौन था तो सआद खां। इसके बाद है अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उदौला को कब हराया था तो 1757 में प्लासी की लड़ाई में। इसके बाद है औपनिवेशिक शासक की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी तो बंगाल में। भारत का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में स्थापित किसने किया था तो हुगली तट पर हुआ था। यानी क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में कहाँ स्थापित किया गया था तो हुगली तट पर। भारत के पूर्वी तट पर स्थित में से स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था तो मसूलीपट्टनम में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज पहली बार किसने की थी तो पुर्तगालियों ने। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ था तो 1961 में।
पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था 1510 ईस्वी में। भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया। वह कौन था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस। इसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में। इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित कब किया गया था? तो 1877 में। को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन यह अंत में मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने पर कब्जा कर लिया तब पहला कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? तो मद्रास से लड़ा गया था। इसके बाद है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। भारत में फोर्ट विलियम नदी के किनारे स्थित है हुगली, यानी भारत में जो फोर्ट विलियम है हुगली नदी के किनारे स्थित है। 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण कराया गया था। भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण कराया गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था, सूती एवं रेशम का निर्यात करता था। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में के दौरान स्थापित किया था। 1600 से 1612 के द्वारा स्थापित किया था। इसके बाद है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था? तो जान कंपनी के नाम से जाना जाता था। आंदोलन ने गोवा के में पुर्तगाली राज को समाप्त करने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गोवा मुक्ति आंदोलन। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार दिया गया महारानी एलिजाबेथ को। वास्को डी गामा में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपी कौन था? यानी कब आया? यानी वास्को डी गामा में समुद्री रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपी किस सन में आया था? तो 1498 सन में आया था। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार आए थे 16वीं सदी में। इसके बाद है, यूरोपी व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर शहर के नजदीक पहुंचे थे, कालीकट के। नेक्स्ट है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में उतरा था कप्पकडापु, केरल में। इसके बाद है, पुर्तगालियों द्वारा 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में भारतीय शहर को उपहार स्वरूप क्या दिया गया था? तो मुंबई को दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कहाँ था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट है, केप ऑफ गुड होप स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्ट दिया गया था 1600 ईस्वी में। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जिन्हें कहा जाता है प्रेसिडेंसी। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी सूरत में। इसके बाद है,
अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को किस देश में भेजा जाता था? यूरोपियों के माध्यम से देश में भेजा जाता था। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो पांडिचेरी में। भारत में आने वाला यात्री जो पुर्तगाल देश का नहीं था, पीटर मुंडी, यानी पीटर मुंडी पुर्तगाल देश का नहीं था, जो भारत में आने वाला पुर्तगाल था। 503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनवाया था? तो कोचीन में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो जमोरिन। इसके बाद है यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारी संबंध स्थापित किया था? पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। इसके बाद है भारत में मुद्रालय लाने वाला प्रथम पुर्तगाली थे, यानी भारत में मुद्रालय लाने वाले पुर्तगाली प्रथम थे। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिंसुरा। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवान प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुई 14 में। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र लाया हुआ था? तो लिवेंट कंपनी। इसके बाद है असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में। कालानुक्रम घटनाएं को सही क्रम है, यानी सबसे पहले पंजाब का विलय, दूसरा पे है सिक्किम का विलय, तीसरा पे बर्मा का विलय और चौथा पे झांसी का विलय। इसके बाद है भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में था पुर्तगाली शासन के। इसके बाद है स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध, मैसूर, पंजाब एवं बंगाल। वह मुगल शासक जिसके आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था जहांगीर के आदेश पे। हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफजाज दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्य कौन थे? तो फर्रुखसियर के। इसके बाद है मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को क्या प्रदान किया? तो 24 परगना। इसके बाद है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया, बंदा बहादुर। वह सिख गुरु जिसने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुए। तो श्री गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद है वह शासक जिसने त्रिरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बन गया। वह कौन था? तो टीपू सुल्ताना था। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किया गया गोविंद सिंह द्वारा। सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया गया गुरु अमरदास ने। वह सिख गुरु जिसने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। तो श्री गुरु अमरदास। इसके बाद है आसफुदौला ऑफ निर्मित आसफी इमाम बड़ा स्थित है लखनऊ में। अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था 1849 में। ईस्ट इंडिया कंपनी में खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा गया था सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किया था रॉबर्ट
क्लाइव ने। हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? तो मीर उस्मान अली खान। सहायक संघ की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? तो हैदराबाद का। टीपू सुल्ताना किससे संबंधित था? तो श्रीरंगपट्टनम से था। दोस्त मोहम्मद खां के खिलाफ 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने, महाराजा रणजीत सिंह, शाह सूजा। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मंसूर युद्ध में हत्या हुई थी टीपू सुल्ताना की। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी प्लासी का युद्ध ने। आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो जुलाई 1781 में। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ लड़े थे, 4 लड़े थे। हैदर अली शासक था मैसूर का। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 को। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो भागीरथी के नदी के तट पर हुई थी। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। मराठा भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ी सामंती राज्य था हैदराबाद। तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया था? तो 1790 से 92। इसके बाद है के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया, यानी श्रीरंगपट्टम से संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है, यह वाडियार महाराजा के निवासी भी था, मैसूर। टीपू सुल्ताना मस्जिद स्थित है कोलकाता में। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर में शहीद हुए थे 1716 ईस्वी में। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। आदि ग्रंथ समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी श्री गुरु अर्जुन देव जी। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला ने रखी थी हजरत मियां मीर। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? श्री गुरु नानक देव जी। चिल्लियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1849 में। स्वर्ण मंदिर झील के किनारे, यानी स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो अमृत सरोवर झील के। नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है अवध को। राजा रणजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना की थी लाहौर में। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शिद कुली खां। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था लहना को। द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ मंगलौर संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में विजय हुआ हैदर अली से। इसके बाद है टीपू सुल्ताना ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर से। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्ताना एक कट्टरपंथी था, P.E. रॉबर्ट्स। बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन था महाराजा रणजीत सिंह जी का। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था तो श्रीनगर। सिख राज्य का अंतिम राजा था
दलीप सिंह। गुरु ग्रंथ साहिबा के संकलन को प्रमाणित किया था गुरु गोविंद सिंह ने। वह सिख गुरु जिनकी जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है गुरु नानक देव। 10वें या आखिरी सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। लंगर की परंपरा आरंभ की गुरु नानक ने। सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया गुरु अर्जुन देव। टीपू सुल्ताना के शासन के दौरान राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। इसके बाद है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ मंगलौर की संधि से। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ युद्ध लड़े। 4 का संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है। वाडेयर राजवंश का शासन था मैसूर। टीपू सुल्ताना ने शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्ताना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1884 में। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने हराया था टीपू सुल्ताना को। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्ताना की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर ने शासन किया। वाडियारों ने टीपू सुल्ताना को मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता है, यानी टीपू सुल्ताना को मैसूर के शेर के रूप में भी जाना जाता था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। आसफजाही राजवंश के निजामों में ने शासन किया दक्कन प्रांतों में। इसके बाद है बंगाल। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की थी मुर्शिद कुली खान। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। मीर कासिम का नाम संबंधित है बक्सर का युद्ध से। बंगाल के तत्कालीन नवाब से हुगली नदी के किनारे दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्रदान करके चंदन नगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। इब्राहिम खान 1756 में सिराज उदौला के बाद बंगाल के नवाब बने अलीवर्दी खान। इसके बाद है बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया, जिसके अधीन प्रांत का उप राज्यपाल था मुर्शिद कुली खान। बंगाल के नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया मुर्शिद कुली खान से। 1757 में प्लासी का युद्ध जीता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराज उदौला के बीच लड़ा गया था, स्थित है भागी नदी के किनारे। इसके बाद है ब्लैक होल स्मारक स्थित है पश्चिम बंगाल में। मीर जाफर को वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था 1764 में। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब को बनाया गया मीर जाफर। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। मीर जाफर, मीर मदान और मोहनलाल संबंधित है प्लासी के युद्ध से। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था आलमगीर द्वितीय। ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे सिराजुद्दौला। 1764 ईस्वी में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। सिराजुद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1765 में। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को
शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए लॉर्ड क्लाइव। इसके बाद है राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की मीर कासिम। वह स्थान जहां पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दे दी थी, मुर्शिदाबाद। इसके बाद है पंजाब। ब्रिटिश ने साल में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब का कब्जा कर लिया था। 1849 में अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। रणजीत सिंह को सिख साम्राज्य की स्थापना की थी महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। इसके बाद है 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। महाराजा दिलीप सिंह। विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय स्थित है आनंदपुर साहिब में। स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया था गुरु अर्जुन देव ने। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया बंदा बहादुर। सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे? तो गुरु हरगोबिंद थे। इसके बाद है औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी 1675 में। श्री अकाल तख्त साबित परिसर के भीतर स्थित था स्वर्ण मंदिर। श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में के खिलाफ विद्रोह किया था मुगलों के। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? गुरु अंगद के द्वारा। इसके बाद है हेमकुंड साहिबा गुरुद्वारा स्थित है उत्तराखंड में। खालसा पंथ की नींव रखी थी गुरु गोविंद सिंह। 1469 में पैदा हुए पहले सिंह गुरु नानक देव पैदा हुए थे तलवंडी में। ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिबा का निर्माण कराया गुरु अर्जुन देव। इसके बाद है आंग्ल मराठा संघर्ष। 1680 में शिवाजी के पुत्र अपने भाई राजाराम विरुद्ध के उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे संभाजी। 1818 में होलकर राजवंश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए ब्रिटिश। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम जो तीसरे छत्रपति थे शाहू। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया। गुरिल्ला। शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेरी किले में। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 ईस्वी में। इसके बाद है पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से युद्ध किया था मराठों ने। सालबाई की संधि पर में हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था मई 1782 में। मराठों ने अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी 1761 में। बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1802 में। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन गया था अजीमुल्लाह खां। उसके बाद है बाजीराव पेशवा के दंतक पुत्र का नाम था नाना साहब। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था
प्लासी के युद्ध में 19वीं शताब्दी में भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। रूस से ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, जीवी मैकाले ने कहा था। इसके बाद है बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल के पुत्र थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ। अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया। तृतीय, इसके बाद है भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसीन संधि पर हस्ताक्षर किए थे वर्ष 1802 में। सालबाई की संधि हस्ताक्षरित हुई थी वर्ष 1782 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 14 जनवरी 1761 में। इसके बाद है बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी तक शासक था। पेशवा पुणे कभी की राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। पेशवा बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 ईस्वी में वंश का शासक था। पेशवा। इसके बाद है नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी। प्लासी का 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को इस भारतीय तटीय शहर को दहेज के तौर पर उपहार में दिया था। मुंबई भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना हुई थी कलकत्ता में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में हारे थे 1757 में। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। इसके बाद है प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई वर्ष 1757 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार प्राप्त किया था 1765 में। मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रह करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार वर्ष 1765 में प्रदान किया था। इसके बाद है बक्सर का युद्ध वर्ष 1764 ईस्वी में लड़ा गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ था 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद। इसके बाद है 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजी शासन की स्थापना बंगाल में हुआ। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और कंपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद कर दी। इसके बाद है कंपनी की देशी राज्यों के प्रति नीतियाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए वर्ष 1819 में। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत हस्ताक्षर करने पर हुआ था एंडाबो की संधि पर। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हुई 26 लाख। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। इसके बाद है हड़प नीति का कट्टर समर्थक था लॉर्ड डलहौजी। वह दूसरा प्रांत जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था मैसूर। महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर किया 19 मार्च 1849 को। विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का सही क्रम है, एक पे है सतारा, दूसरा है बघाड़, तीसरा है उदयपुर और चौथा है झांसी।
इसके बाद है डलहौजी से पहले ही हड़प नीति का लागू कर दिया गया था मांडवी, कोलाबा, जालौर एवं सूरत पर। इसके बाद है उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ 1877 में। सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी। इंदौर के होलकर राज्य ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था 1856 में। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया 1856 में। रिंग फेंस की नीति से नाम जुड़ा है वारेन हेस्टिंग का। इसके बाद है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर शासन था माणिक्य वंश का। भारत के राज्य पर अहोम वंश का शासन था। असम यानी भारत के असम राज्य पर अहोम वंश का शासन था। अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा शुरू किया गया सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था वर्ष 1801 में। इसके बाद है ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की वर्ष 1773 में। 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता की थी लॉर्ड मैकाले ने। भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महाल एक राजस्व भू संपत्ति है जो हो सकती है एक गांव या गांवों का समूह। कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को जाना जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में। इसके बाद है वह भू राजस्व प्रणाली जिसमें मूल इकाई के रूप में गांव को आधार माना जाता है महालवाड़ी प्रणाली। महालवाड़ी प्रणाली लागू की गई उत्तर प्रदेश में। बंगाल राज्य बंदी विनिमय बंगाल विभाजन तृतीय को पारित किया गया वर्ष 1818 में। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम लागू किया गया वर्ष 1859 में। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत बागान मजदूरों के बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। अंतर्देशीय आव्रजन अधिनियम 1859। इसके बाद है धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया था सन 1890 ईस्वी में। भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत को स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है। दरोगा को मनुष्यों के पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर के प्रथम बार 1860 उपयोग भारतवर्ष में किया गया था विलियम हर्शेल ने। इसके बाद है लॉर्ड मैकाले का संबंध है कानूनों के संग्रह से। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था शुरुआत में मद्रास और बॉम्बे प्रांत में शुरू किया गया था। इसके बाद है भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में अस्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था आधारित थी रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर। इसके बाद है सीपी इल्बर्ट के अधीन परिषद के विधि सदस्य थे लॉर्ड रिपन। इसके बाद भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार की थी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। इसके बाद है हाल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मेटिंग्सबर्ड द्वारा शुरुआत की गई थी महालवाड़ी व्यवस्था। इसके बाद है भू राजस्व की प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंपा दिया गया और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी रैयतवाड़ी।
ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में की गई थी। मुंबई में भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी था दादा भाई नौरोजी। इसके बाद है औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी निर्यात अधिशेष। इसके बाद है 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग 34 किलोमीटर थी। इसके बाद है ब्रिटिश भारत के प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी दक्षिणी भारत। इसके बाद है भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मांटफोर्ड सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1918। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल लगाई गई थी रिचड़ा में। सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया दादा भाई नौरोजी ने। 1850 में अंग्रेजों ने की अवधारणा पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफ़ी प्रभावित किया रेल परिवहन। इसके बाद है पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश शासन दौरान की गई थी मद्रास में। 1793 में वायसराय के शासन में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किया गया था वर्ष 1853 में। वर्ष 1793 में बंगाल बिहार और उड़ीसा में शुरू की गई थी अस्थायी बंदोबस्त। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था 1793। नेक्स्ट है होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रह की विधि विकसित की महालवाड़ी प्रणाली। 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी यात्रा करने का सक्षम बनाया रेल मार्ग। इसके बाद है में शुरू की नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। बॉम्बे डेक्कन यानी बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी वर्ष 1892 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। 1858 में भारत की पहली कपड़ा मिल कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत वर्ष 1853 में की गई थी। सन 1853 में बॉम्बे से ठाणे तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था। भारत में पहला यात्री रेलगाड़ी महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई थी। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन 1820 में हुआ। अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा तेजचंद्र था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल बंगाल में स्थापित किया गया था। इसके बाद है चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठे में नील बोया जाता था।
वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में महालवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में शुरू की गई थी 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था को बम्बई और मद्रास में शुरू किया गया था। इसके बाद वारन हेस्टिंग ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था। इसके बाद है भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? तो स्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं सोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम। नेक्स्ट है 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? M.R. जयकर ने। भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था भारत में राजनीतिक विविधता। इसके बाद है इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति था दादा भाई नौरोजी। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम वर्ष 1881 में पारित किया गया। इसके बाद है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी सिपाहियों द्वारा। 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के बाद यह घोषणा की गई थी कि अब से भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से और ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। 1770 में भारत के बंगाल में अकाल घटना के परिणाम स्वरूप 1/3 मृत्यु हो गई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है भगत सिंह, यानी भगत सिंह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। 1857 की क्रांति का कारण था, इसमें फर्स्ट है लॉर्ड डलहौजी की अपहरण की नीति। सेकंड है सैनिक को सूअर एवं गाय की चर्बी की कारतूस देना। और थर्ड है भारतीयों का आर्थिक शोषण। ये सब 1857 की क्रांति का कारण था। इसके बाद है 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। वह प्रसिद्ध भारतीय शासक जिसने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के विद्रोह का परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। इसके बाद है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया नाना साहिब ने। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो बैरकपुर स्थान पर स्थित था। उसके बाद है रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। इसके बाद 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में शिवपुरी में फांसी दे दी थी। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था 1856 में। 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाहमल जुलाई 1857 को युद्ध में मारा गया था। मई 1857 में
अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 के विद्रोह के दौरान शाहमल जाट नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में परगना बढ़त और उसके आसपास के मुखियाओं और किसानों को लामबंद किया था। इसके बाद है बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। इसके बाद है भारतीय विद्रोह 1857 मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू किया हुआ जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया। उसके बाद है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेजों शासन का विरोध शुरू किया, जहां नाना साहब के स्थिर महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया है। बिठूर यानी बिठूर स्थित महल के मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी मंगल पांडे ने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। इसके बाद है ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मंगल पांडे ने। उसके बाद है बहादुर शाह जफर पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को सत्ता में से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद है तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो 1859 में। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। इसके बाद है भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में 41वें नेटिव पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी। इसके बाद है एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता है, जो 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारण बन गया। एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए हेनरी हार्डिंग उत्तरदायी था, जो 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारण बन गया। इसके बाद है 1857 में शाहमल बड़ौत स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बाद महाराजा मेहताब चंद्र ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद है 1857 में एक बड़ी हलचल हुई, जिसने साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। सिपाही बगावत मेरठ से शुरू हुई। इसके बाद है 1857 में एक प्रमुख काया पलट हुई, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। इसके बाद है 1857 के विद्रोह का पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था। अंग्रेजों से लड़ते हुए
रानी लक्ष्मीबाई सन 1858 में शहीद हो गईं। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत ग्वालियर में हुआ था। किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो रानी लक्ष्मीबाई का। इसके बाद है भारत में 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता था कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वीडी सावरकर ने। इसके बाद है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को। इसके बाद है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद है मंगल पांडे विप्लव से जुड़ते हैं बैरकपुर। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी में। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तरदायी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 की सामग्री की घोषणा। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था 1:5। इसके बाद है 1857 के संग्राम के केंद्र में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो दिल्ली को। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान। वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी थी कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था, यह कथन है जेम्स आउट्रम का। इसके बाद है यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 की घटना के बारे में यह कथन सत्य था एस.एन. सेन का। 1857 के विद्रोह में मुगल शासक का योगदान था बहादुर शाह द्वितीय। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया वीर कुंवर सिंह। इसके बाद है भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह खत्म हुआ 20 जून 1858 को ग्वालियर में। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था लाल किला। बेगम हजरत महल भारत के विद्रोह से संबंधित है। सिपाही गदर उत्परिवर्तन 1857। वीर कुंवर सिंह जयंती 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए माना जाता है बिहार में। इसके बाद है ग्वालियर शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल है। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद अब प्रयागराज के नेता थे मौलवी लियाकत अली। जनजाति विद्रोह संथाल विद्रोह 1855 से 56 के नेता थे सिद्ध मुर्मूर। इसके बाद है सिंधु मुर्मूर। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किया था तिरोत सिंह ने। मोपला विद्रोह 1921 हुआ मालाबार में। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था बंगाल में।
मुंडा बगावत का नेता था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। इसके बाद है कोलीय विद्रोह लोगों से संबंधित था। छोटा नागपुर बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया था। केरल जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। मणिपुर सन्यासी विद्रोह भड़का था। बंगाल में अल्लूरी सीताराम राजू एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह हुआ था 1879 से 1880। इसके बाद है रानी गाइदिनल्यू आंदोलन से जुड़ी हैं। हेराका आंदोलन से जुड़ी हैं। इसके बाद है 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में फैल गया था। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ तो 1855 में। इसके बाद है प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह। भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है नारायण मेघजी लेख खन्ने को। इसके बाद है संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन एक कोह का अर्थ है राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। नेक्स्ट है लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के चुना गया था एन.जी. रंगा को। 1814 से 17 की अवधि में किस क्षेत्र के तल्लुक केदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया वह था मालवा। इसके बाद है गड़करी विद्रोह का केंद्र था कोल्हारपुर। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था मंदिरों में भ्रष्टाचार। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था 1866 ईस्वी में। 1921 का भोपाला विद्रोह हुआ था मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई थी 1875 में। इसके बाद नेक्स्ट है 1921 से 22 में केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया जिसे मोपला विद्रोह के रूप में जाना जाता है। कूका आंदोलन से प्रभावित हुआ था पंजाब। प्रथम अखिल भारतीय किसान का सभा गठन लखनऊ में हुआ था। इसके बाद है 1880 के दौरान मलकानगिरी में वर्तमान में ओडिशा में कोया विद्रोह का नेतृत्व किया था तमडोरा। पाथुरघाट विद्रोह संबंधित है किसानों के विद्रोह से। व्युपगम के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाला पहले भारतीय शासकों में से एक थे किस्तूर चेन्नामम्मा। अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1920 में। बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। अवध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था। बारदौली सत्याग्रह किसान विद्रोह। नेक्स्ट है वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 चलाया गया था केरल में। इसके बाद नेक्स्ट है पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया गया था बक्सी जगबंधु द्वारा। खुर्दा विद्रोह हुआ था 1817 में। चंपारण सत्याग्रह से वर्ष 1917 में शुरू किया गया था। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को अन्य नाम से भी जाना जाता है शारदा अधिनियम। 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ
राफ्त गोफ्तार पत्रिका प्रकाशित की गई थी। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म केरल राज्य में हुआ था। सैयद अहमद बरेलवी मुस्लिम सुधार आंदोलन के संस्थापक थे। बहावी आंदोलन, इसके बाद ज्योतिबा फूले संबंधित थे जाति विरोधी आंदोलन से। एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल आंदोलन से शुरू हुआ था। देवबंद आंदोलन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग द्वारा। इसके बाद है 1891 BM मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर विद्रोह था 12 वर्ष। 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों ने कन्या हत्या को अवैध घोषित किया। स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों, विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रतिष्ठित करने के लिए की गई थी। इसके बाद है वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। 1857 के अलीगढ़ आंदोलन से नाम जुड़ा है सर सैयद अहमद खान का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसके बाद है भारत में राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकिशन मिशन का मुख्यालय स्थित है बेलूर मठ में। 1815 में राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे आत्मीय सभा कहा जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया है। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई स्वामी विवेकानंद द्वारा। विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। शिकागो में वह समाज सुधारक और राजनेता जिनको प्यार से बाबा साहेब कहा जाता है, डॉक्टर अंबेडकर को 1889 में पंडित रमाबाई ने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों ने वियुक्त कर दिया गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। हरिजन सेवा संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की थी। इसके बाद है ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वालों को समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया। ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी एनी बेसेंट। प्रार्थना समाज, जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, की स्थापना 1667 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा बॉम्बे में की गई थी। इसके बाद है सुधार आंदोलन, जो वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान हुआ था। सती प्रथा का प्रतिषेध। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और
दलित वर्गों के उत्थान के लिए 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए। उसके बाद है यह बंगाल आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, तो हेनरी लुई विलियम डेरोजिया को। इसके बाद है स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम के नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज आंदोलन की शुरुआत नेताओं में से एक थे महादेव गोविंद रानाडे। इसके बाद है लाला लाजपत राय 1921 से सर्वेस्ट ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्तावक हेनरी लुई विलियम डेरोजियो थे, जिनके अनुयायियों के फ्रांसीसी क्रांति 1789 एडी के आदर्शों और ब्रिटेन उदारवादी सोच को पोषित किया। 1896 में महर्षि धोंडे केशव कर्म ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए पूना में एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए वर्ष 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था देवेंद्रनाथ टैगोर। महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवक मंडल की शुरुआत सावित्रीबाई फूले ने की थी। भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन की स्थापना विलियम कैरी द्वारा की गई थी। इसके बाद है सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वर्ष 1784 में की थी। इसके बाद है 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक विलियम जोन्स थे। इसके बाद रामकृष्ण परमहंस का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। इसके बाद है 1930 में B.R. अम्बेडकर ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। राजा राम मोहन राय ने भारत के कलकत्ता शहर में ब्रह्म सभा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया है, के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसके बाद है ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य थे राजा राम मोहन राय। धर्म सभा का संस्थापक था राधाकांत देव। उसके बाद है प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती संस्कृत भाषा की महान विदुषी थी। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वर्ष 1856 में पारित किया गया था।
प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम डुबे पांडुरंग ने की थी। इसके बाद है मद्रास में वेद समाज की स्थापना वर्ष 1864 ईस्वी में हुई। इसके बाद थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई। सन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। आधुनिक भारतीय नव जागरूकता जनक माना जाता है। राजा राम मोहन राय को उपनिषदों और वेदों का बंगाल में अनुवाद किया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1829 में। हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1924 ईस्वी में केरल के श्रावणकोर में चलाया गया वैकोम सत्याग्रह था। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक यतीन्द्रनाथ अजय घोष फणींद्रनाथ घोष थे। महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है एम.जी. रानाडे को। वह शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज। इसके बाद है वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया राजा राम मोहन राय। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्यालय संचालक था एम.जी. रानाडे। इसके बाद बाल विवाह प्रथा का नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की 14 वर्ष। इसके बाद है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। 29वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी 14 एवं 18। पश्चिमी भारत के डी के कार्वे नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। इसके बाद है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अधिनियम का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक। इंग्लैंड में राजा राममोहन राय की मृत्यु हुई 1833 ईस्वी में। वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है ववाही आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने। 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम है रेहाना तैयबजी। 1907 में कांग्रेस का नेतृत्व में सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया सूरत में। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की W.C. बनर्जी ने। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की बाल गंगाधर तिलक ने। लॉर्ड कर्नज ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। वह कथन सत्य है। असैनिक
प्रशासन 1905 के संदर्भ में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में पुणे यानी महाराष्ट्र में की गई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान आभान सोनार बंगाल गीत लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश दिया गया सन 1905 ईस्वी में। इसके बाद है स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे और स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कलकत्ता अधिवेशन 1906 को की थी। बंगाल का पहला विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। उसके बाद नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। नेक्स्ट है जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था लॉर्ड कर्जन ने। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी। उसके बाद है लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। स्वतंत्रता पूर्व भारत में आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। स्वदेशी आंदोलन बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में रंग थे लाल, हरा और पीला। स्वदेशी आंदोलन के साथ से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी क्रमिक और प्रेषक दृष्टिकोण की वकालत की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना। स्वदेशी आंदोलन में ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्स जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था कर्जन। यह कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है रविंद्रनाथ टैगोर का था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फ्रेजर। स्वदेशी के समर्थक थे दादा भाई नौरोजी। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। इसके बाद है बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्ले। इसके बाद है विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार, यह कथन था महात्मा गांधी जी का। 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप घटित हुआ पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य प्रांत का निर्माण। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा वर्ष 1905 में की थी। इसके बाद है चापेरकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी। बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था।
स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है। इसके बाद है 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था लॉर्ड कर्नज। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्नज ने बंगाल का विभाजन किया था वर्ष 1905 में। कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः संबंधित थे पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल से। कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हुआ था 1907 में। चेतन रूप से धर्म निरपेक्ष विचारक थे। काकोरी खंड यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के शहर में फांसी दी गई थी, गोरखपुर में। क्रांतिकारी जो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था, खुदीराम बोस। 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे, अंबिका चक्रवर्ती। किसानों को स्वयं केरल विदेशी जंजीर से ही आज़ाद नहीं कराना है, अपितु जमींदारों व पूंजीवादियों से भी आज़ाद कराना, यह कथन भगत सिंह का है। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया कानपुर में। इसके बाद है वह महिला क्रांतिकारी जिसको सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था, कल्पना दत्त। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था, चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन सन 1924 में किया गया था, कानपुर में। नेक्स्ट है भारतीय अशांति का जनक कहा गया है बीजी तिलक को। कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, गोरखपुर में। युग में जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली, मदन। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम था अशफाक उल्ला खां, यानी अशफाक उल्ला खान जो थे उनको भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम दिया था। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी, बीना दास। लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु माना था मैजेनी को। आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, यह कथन था भगत सिंह का। प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया, बाल गंगाधर तिलक को। क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, यह कहा गया था भगत सिंह द्वारा। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप फांसी हुई भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को। कांग्रेस पर अनुनय विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था बीजी तिलक ने। वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की, सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की, जिन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ओ गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसके बाद है मुस्लिम लीग गठन एवं कार्य प्रणाली। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। 24 अक्टूबर 1946 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी सन 1916 ईस्वी में। इसका नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 में। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग द्वारा। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा की थी
मोहम्मद अली जिन्ना ने। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को अंगीकृत किया था वर्ष 1940 में। पाकिस्तान नाम गाढ़ा गया था वर्ष 1933 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका शहर में। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में। दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का निस्त्रीकरण। अंग्रेजों ने वर्ष में 1848 में ओडिशा के खंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के काल में। 1855 से 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कान्हू ने किया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुई थी। लॉर्ड कर्नल द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण माना जाता है अंग्रेजों की फूट डालो और राज्य करो की नीति को। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चरखा मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से अन्य 2 थे बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। इसके बाद है दिल्ली दरबार में 1911 में किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ था और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। 1911 में दिल्ली की किंग जॉर्ज पंचम के राज्य अभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के निर्णय की घोषणा भी की गई थी। इसके बाद है अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की राजधानी बनाया गया था 1911 में। बंगाल का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 1912 में। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी 1911 में। इलाहाबाद की जानकी बाई हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर खान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 में भारत का ताज ग्रहण किया था। इसके बाद लखनऊ समझौते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया बाल गंगाधर तिलक ने। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी था एनी बेसेंट। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे लखनऊ। होम रूल आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे एनी बेसेंट। भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना थी एनी बेसेंट। 1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 ईस्वी
लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। आंदोलन जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे। होम रूल आंदोलन से बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेष दिया गया। होम रूल आंदोलन के समय में नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया। कांग्रेस में नरमपंथियों द्वारा उग्रवादियों में मतभेद के कारण। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। इसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था होम रूल आंदोलन। भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता कहा था वेलेंटाइन सिरोल ने। इसके बाद है गांधीवादी युग का प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका से रॉलेट सत्याग्रह तक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी ने कानून की पढ़ाई यूनाइटेड किंगडम में की थी। सत्याग्रह की शक्ति ने सत्य शक्ति पर जोर दिया था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात में। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वर्ष 1869 में। महात्मा गांधी की हत्या की थी नाथूराम गोडसे ने। इसके बाद है सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए। महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया महात्मा गांधी ने। भारत की तीव्र औद्योगिकीकरण के विरुद्ध थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे थे वर्ष 1893 में। महात्मा गांधी के लुई फिशर अमेरिकी जीवनी लेखक ने कहा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक गुण का नाम बन गया। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 ईस्वी में। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन के प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था वर्ष 1893 में। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया। गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है व्यवसाय। इसके बाद है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी फरवरी 1919 में। विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर फिनिक्स बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। इसके बाद है रॉलेट एक्ट 1919 में शामिल किया गया था। सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस के सदस्य रिसिप को न दलील न वकील न अपील टिप्पणी संबंधित है रॉलेट एक्ट से। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919 वर्ष में किया था। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा। इसके बाद है फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। गांधी जी ने जिस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था वह था रॉलेट एक्ट 1919। 1919 में पारित किया गया था रॉलेट एक्ट को। इसके बाद है रॉलेट एक्ट के अंतर्गत मुकदमे के बिना कारावास एक उपाय अपनाया गया था।
इसके बाद हम लोग देखेंगे वह ब्रिटिश नीति जिसने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था। रॉलेट अधिनियम। गांधी जी का रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था। इसके बाद इनमें से दक्षिण अफ्रीका के पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलवे गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था। माउंटबेटन योजना। भारत एवं स्वतंत्रता। कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? शांति घोष। इसके बाद है भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंखों से आंसू पोंछना होगा। यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ, महात्मा गांधी। भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। इसके बाद है भारत विभाजन के संबंध में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी रेडक्लिफ। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जुलाई 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया खान अब्दुल गफ्फर खान। इसके बाद पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्त की थी गवर्नर जनरल। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को नाम से जानी गई माउंटबेटन योजना। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड एटली को। वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? नई दिल्ली। इसके बाद है भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसने संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की थी, पंजाब प्रांत। इसके बाद है भारत का संवैधानिक विकास। ब्रिटिश इंडिया के अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय प्रदत्त द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की थी 1919 का अधिनियम। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में पुणे यानी महाराष्ट्र में की गई गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारियों की समाप्ति की गई 1813 का चार्टर एक्ट। अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्से लेना संभव बनाया, चार्टर एक्ट 1833। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया वह कानून था चार्टर एक्ट 1853।
भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई थी 1892। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संयुक्ति दी थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट्स द्वारा। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। द्वंद्व शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही 1921 से 1937 तक। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक हो तो पर इंजन नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। यह कथन जवाहरलाल नेहरू जी का है। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए व अंततः देश का विभाजन कराया था, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझने जाने का एक कारण है। इसके द्वारा भारतीय की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। भारत सरकार का वह एक्ट जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था की स्वीकृति दी गई थी वह 1919 पार्लियामेंटो सुधार की